वे तृतीय राइख के सबसे कुशल हत्यारे थे। केवल 2 वर्षों से भी कम समय में आइंसेट्सग्रुपेन ने 10 लाख से अधिक लोगों को गोली मारकर सामूहिक कब्रों में हत्या कर दी। यह हत्याएं किसी विनाश शिविर में नहीं, बल्कि खुले मैदानों, सड़कों और जंगलों में की गईं, दिन प्रतिदिन बिना किसी रुकावट के। उनके नेता सामान्य सैनिक नहीं थे, वे विश्वविद्यालय डिग्रीधारी व्यक्ति थे, वकील, अर्थशास्त्री और विद्वान, जिन्होंने हत्या को एक सटीक और सुव्यवस्थित प्रक्रिया में बदल दिया। लेकिन जब युद्ध समाप्त हुआ तो न्याय ने उन्हें आ घेरा। एक एक करके उन्हें नूरनबर्ग अभियोगों में सजा सुनाई गई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? विनाश के इन वास्तुकारों को किस प्रकार दंडित किया गया? क्या उनकी मृत्यु भी उतनी ही त्वरित थी जितनी उनकी पीड़ितों की, या उन्हें और भी अधिक क्रूर अंत का सामना करना पड़ा? आइंसात्सग्रुppen, हिटलर की सेवा में मृत्यु की छायाएं। आइंसात्सग्रुppen नाजी विचारधारा के सबसे अंधेरे कोनों से उत्पन्न हुए, जिन्हें चलायमान संहार इकाइयों के रूप में परिकल्पित किया गया था, जो शासन की नरसंहारकारी दृष्टि का सबसे प्रत्यक्ष क्रियान्वयन थे। 1939 में इनका गठन होलोकॉस्ट में एक निर्णायक मोड़ था, जिससे यहूदियों के उत्पीड़न से व्यवस्थित विनाश की ओर संक्रमण हुआ। हेनरिक हिमलर, राइशफ्यूरर एसएस और राइनहार्ड हाइड्रिक, राइश मुख्य सुरक्षा कार्यालय RSA के प्रमुख, ने इन विशेष बलों को SS के अधीन स्थापित किया। उन्हें 4 प्रमुख अभियान समूहों में विभाजित करते हुए अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में तैनात किया। आइंसात्सग्रुppe A बाल्टिक राज्य, B बेलारूस, C उत्तर और मध्य यूक्रेन और D दक्षिण यूक्रेन, क्रीमिया और काकेशस। प्रत्येक समूह को छोटे आइंसात्स कमांडोस और सोंडर कमांडोस में विभाजित किया गया, जो विशाल क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से कार्य करते थे। इन इकाइयों की खास पहचान उनके नेतृत्व में थी। पारंपरिक सैन्य अधिकारी नहीं, बल्कि उच्च शिक्षित पेशेवर जिनके पास उन्नत डिग्रियां थीं। आइंसात्सग्रुppe D के कमांडर ओटो ओहलेंडॉर्फ कानून में डॉक्टरेट धारक थे। आइंसात्सग्रुppe A के प्रमुख फ्रांज वॉल्टर स्टालेकर एक पुलिस निदेशक और राजनयिक रह चुके थे। बौद्धिक क्षमता और विचारधारात्मक कट्टरता का यह संलयन उन्हें नौकरशाही दक्षता और योजनाबद्धता के साथ नरसंहार को अंजाम देने में सक्षम बनाता था, जिससे जनसंहार एक प्रशासनिक प्रक्रिया में बदल गया। जून 1941 में ऑपरेशन बारबरोसा की तैयारी में आइंसात्सग्रुppen के नेतृत्व ने प्रेट्ज़श सम्मेलन में भाग लिया, जहां हाइड्रिक ने सभी यहूदी पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के साथ साथ सोवियत राजनीतिक कमिसारों, रोमा और अन्य अवांछनीय तत्वों को समाप्त करने के स्पष्ट आदेश दिए। ये आपराधिक आदेश जानबूझकर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय कानून की सीमाओं के बाहर रखते थे, जबकि वे वेहरमाख्ट की पूर्व की ओर बढ़त के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की तैयारी कर रहे थे। उनकी संचालन पद्धति भयावह दक्षता को उजागर करती थी: पहचान, एकत्रीकरण, निष्पादन। नवनियंत्रित कस्बों में प्रवेश करते ही वे स्थानीय जनसंख्या को लक्ष्यों की पहचान के लिए मजबूर करते, पीड़ितों को पुनर्वास या पंजीकरण के झूठे बहानों से एकत्र करते और उन्हें कस्बों की सीमाओं या पास के जंगलों में स्थित निष्पादन स्थलों पर ले जाते। ये सामूहिक हत्याएं पहले के उत्पीड़नों से एक नाटकीय विचलन थीं। इन्हें अन्य पीड़ितों की आंखों के सामने अंजाम दिया जाता था, जिन्हें अपने परिवार की मृत्यु देखने के बाद स्वयं निष्पादित किया जाता। मानक विधि थी पीड़ितों को पहले से खोदी गई कब्रों के किनारे खड़ा करना और पास से गोली मार देना, जिससे उनके शव परतों में सामूहिक कब्रों में गिरते। एक डरावनी तकनीक जिसे सार्डिन पैकिंग के नाम से जाना जाता था, जो हत्या की दक्षता को अधिकतम करती थी। इन अभियानों का पैमाना कल्पना से परे था। केवल 6 महीने के भीतर आइंसात्सग्रुppe A ने बाल्टिक क्षेत्र में 2,29,055 यहूदियों की हत्या की रिपोर्ट दी, जबकि आइंसात्सग्रुppe D ने दक्षिण यूक्रेन और क्रीमिया में 91,678 निष्पादनों की सूचना दी। कुल मिलाकर इन इकाइयों ने लगभग 1.3 मिलियन जानें ली। कीव के पास बाबी यार में हुआ नरसंहार, जहां सितंबर 1941 में 2 दिनों में 33,771 यहूदियों की हत्या की गई, उनकी औद्योगिक स्तर की हत्या प्रक्रिया का उदाहरण था। जल्द ही इन अत्याचारों का मनोवैज्ञानिक प्रभाव नाजी नेतृत्व के लिए चिंता का विषय बन गया। अगस्त 1941 में मिन्स्क में एक निष्पादन देखने के बाद हिमलर ने अधिक मानवीय हत्या विधियों के विकास का आदेश दिया। यह पीड़ितों के लिए नहीं, बल्कि जल्लादों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए किया गया। इसके परिणाम स्वरूप गैस ट्रकों का निर्माण हुआ,
जिनमें पीड़ितों को कार्बन मोनोऑक्साइड से दम घोंटकर मारा जाता था, जो बाद में विनाश शिविरों में प्रयुक्त गैस चैम्बरों की पूर्वाभासक विधि बन गई। युद्ध के बाद जब्त किए गए दस्तावेजों से उनके रिकॉर्ड रखने की नौकरशाही सटीकता का खुलासा हुआ। ऑपरेशनल सिचुएशन रिपोर्ट्स एरेग्निस मेल्डुंगन UdSSR जो बर्लिन भेजी जाती थीं, पीड़ितों को अत्यधिक दक्षता से वर्गीकृत और गिना करती थीं, एक बेरंग प्रशासनिक भाषा में जो नरसंहार को एक सांख्यिकीय उपलब्धि में बदल देती थी, नाजी तंत्र के नैतिक दिवालियेपन का स्पष्ट प्रमाण। कुछ जीवित बचे लोगों की दुर्लभ गवाही इन नरसंहारों की मानवीय दृष्टिकोण से हृदय विदारक झलक प्रदान करती हैं। जो कुछ भागने में सफल हुए, उन्होंने विस्तार से बताया कि किस तरह पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को निष्पादन से पहले अलग किया जाता था और कैसे पीड़ितों को सामूहिक कब्रों के किनारे नग्न कर दिया जाता था। आइंसात्सग्रुppen अभियानों की एक विशेषता थी उनका नियमित सैन्य इकाइयों और स्थानीय नागरिक अधिकारियों के साथ संरचित सहयोग। प्रत्येक नव अधिकृत क्षेत्र में वे आत्मशुद्धिकरण कार्रवाइयां स्थापित करते थे। स्थानीय पोग्रोम्स के लिए प्रयुक्त एक छद्म शब्द लिथुआनिया, लातविया और यूक्रेन में इन अभियानों ने स्थानीय सहायकों की भर्ती की, जिन्हें सहायक पुलिस या सुरक्षा इकाइयों के रूप में जाना जाता था। ये सहयोगी, जो प्रायः यहूदी विरोधी भावना या नई सत्ता के प्रति अनुकूलता की लालसा से प्रेरित होते थे, अमूल्य स्थानीय जानकारी प्रदान करते, पीड़ितों की पहचान करते और अक्सर स्वयं निष्पादनों में भाग लेते, जिससे आइंसात्सग्रुppen का परिचालन दायरा तेजी से बढ़ता। इन सामूहिक हत्याओं की लॉजिस्टिक्स भी सूक्ष्मता से नियोजित की जाती थी। जब्त किए गए रिकॉर्ड से पता चला कि प्रत्येक आइंसात्सग्रुppen इकाई को विशिष्ट संसाधन सौंपे गए थे। गोलीबारी दस्तों और पीड़ितों के लिए ट्रक, संदेशवाहकों के लिए मोटरसाइकिलें, रेडियो युक्त संचार वाहन और गोला बारूद, कब्रें खोदने के लिए फावड़े और अपराधियों के लिए औद्योगिक शराब ले जाने वाले आपूर्ति ट्रक। केंद्रीय यूक्रेन में कार्यरत आइंसात्सग्रुppen के पास मासिक गोला बारूद खपत का सटीक इन्वेंट्री था। शुरुआती निष्पादनों में प्रतिपीड़ित लगभग 12 गोलियां, जो बाद में 5 से 6 तक घट गईं, क्योंकि दस्ते धीरे धीरे जो उन्होंने भयावह रूप से प्रचालन दक्षता कहा, उसमें पारंगत हो गए। इन इकाइयों की सांस्कृतिक संरचना सामूहिक हत्या के सामान्यीकरण को बढ़ावा देती थी। कमांडर शुरुआती मानसिक प्रतिरोध को दूर करने के लिए तकनीकी ब्रीफिंग सत्र आयोजित करते, ये जोर देकर कहते कि निहत्थे नागरिकों की हत्या एक पूर्व निवारक आत्मरक्षा का कार्य था। युद्ध के बाद बरामद आंतरिक दस्तावेजों से यह भी पता चला कि उनके भीतर कुछ अनुष्ठानिक प्रथाएं थीं, जिनमें नए रंगरूटों के लिए कठोरता समारोह और बड़े पैमाने की कार्रवाइयों के बाद उत्सव शामिल थे। संडर कमांडो 4A एक फोटोग्राफिक रिकॉर्ड रखता था, जिसे विजुअल क्रॉनिकल कहा जाता था, जो उनकी गतिविधियों को एक ऐसे अंदाज में दस्तावेज करता था जो विकृत रूप से पारंपरिक सैन्य स्मृति एल्बमों की नकल करता था। स्वयं अपराधियों ने बाद के अभियोगों के दौरान भयावह गवाही दी। उन्होंने निष्पादन की यांत्रिक प्रक्रिया का विवरण एक प्रशासनिक नीरसता के साथ किया, जो उनकी विचारधारात्मक प्रशिक्षण में निहित गहरी अमानवीयता को प्रकट करता था। उन्होंने सामूहिक हत्याओं का वर्णन इस तरह किया मानो वे मात्र लॉजिस्टिक अभियानों की तरह हों। आइंसात्सग्रुppen ने होलोकॉस्ट में एक निर्णायक संक्रमण को चिह्नित किया, निर्वासन और यहूदी बस्तियों से पूर्ण संहार की ओर। उन्होंने उस कार्यप्रणाली का ढांचा स्थापित किया जिस पर आधारित होकर नरसंहार को बाद में विनाश शिविरों में औद्योगिक स्तर पर अंजाम दिया गया, यह दर्शाते हुए कि अंतिम समाधान जनवरी 1942 के वांजे सम्मेलन से काफी पहले ही एक क्रियाशील वास्तविकता बन चुका था, जिसने संहार कार्यक्रम को औपचारिक रूप दिया। 1942 के अंत तक जैसे जैसे विनाश शिविरों की प्रणाली पूरी तरह कार्यान्वित हो गई, आइंसात्सग्रुppen की भूमिका में गिरावट आने लगी। कई इकाइयों को SS की क्षेत्रीय पुलिस संरचनाओं में एकीकृत कर दिया गया या उन्हें विद्रोह विरोधी अभियानों में पुनः तैनात कर दिया गया। उनकी हिंसा की विरासत ने पूर्वी यूरोप को अपरिवर्तनीय रूप से बदल दिया, जहां उनकी योजनाबद्ध संहार मुहिम की मूक गवाही के रूप में सैकड़ों सामूहिक कब्रें मौजूद हैं। नूरनबर्ग के मुकदमे, संहार के स्वामियों का अंतिम शिकार। मई 1945 में नाजी जर्मनी की हार ने मित्र राष्ट्रों के सामने एक अभूतपूर्व कानूनी चुनौती पेश की। ऐसे अपराधों का सामना कैसे किया जाए जिनकी परिमाण और व्यवस्थित प्रकृति को मौजूदा कानूनी ढांचे ने
पहले कभी परिकल्पित नहीं किया था। 15 सितंबर 1947 को शुरू हुआ आइंसात्सग्रुppen का मुकदमा एक निर्णायक क्षण था। यह इतिहास में पहली बार था जब सामूहिक हत्या को औपचारिक कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत मानवता के खिलाफ अपराध के रूप में अभियोजित किया गया। आधिकारिक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम ऑटो ऑहलेंडोर्फ एवं अन्य मामला संख्या 9 के रूप में नामित यह मुकदमा नूर्नबर्ग के पश्चवर्ती मुकदमों का हिस्सा था, जिन्हें विशेष रूप से अमेरिकी अधिकारियों द्वारा संचालित किया गया था। सबसे प्रसिद्ध सैन्य न्यायाधिकरण की तुलना में इन कार्यवाहियों को अपेक्षाकृत कम सार्वजनिक ध्यान मिला, हालांकि वे होलोकॉस्ट के सबसे प्रत्यक्ष अपराधियों में से कुछ को निशाना बना रही थीं। इन मुकदमों को आगे बढ़ाने का निर्णय अमेरिकी प्रशासन के भीतर एक राजनीतिक रूप से विवादास्पद मुद्दा था। अमेरिकी कब्जे क्षेत्र के सैन्य गवर्नर जनरल लूसियस डी क्ले शुरू में त्वरित मुकदमों और संक्षिप्त फांसी के पक्ष में थे, जबकि विदेश विभाग एक व्यापक न्यायिक प्रक्रिया का समर्थन करता था जो एक निर्विवाद ऐतिहासिक रिकॉर्ड स्थापित करे। यह तनाव उस व्यापक दुविधा को दर्शाता था जो त्वरित न्याय और दस्तावेजी न्याय के बीच संतुलन स्थापित करने की वैश्विक न्यायिक प्रयासों में परिलक्षित होता। आइंसात्सग्रुppen के मुकदमे के लिए आवश्यक अधोसंरचना में महत्वपूर्ण नवाचारों की आवश्यकता थी। बमबारी से आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त नूर्नबर्ग न्यायालय भवन को विशेष रूप से इन कार्यवाहियों के लिए पुनर्निर्मित किया गया था। यहां सटीक प्रतिलेखन के लिए नवीनतम ऑडियो रिकॉर्डिंग प्रणालियां, 24 अनुवादकों की टीम द्वारा संचालित समकालिक अनुवाद बूथ और विशेष रूप से नियंत्रित जलवायु वाली दस्तावेज प्रमाण कक्ष थे, जो आइंसात्सग्रुppen के मूल दस्तावेजों को संरक्षित रखने के लिए बनाए गए थे। समकालिक अनुवाद प्रणाली, जिसे मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय सैन्य न्यायाधिकरण के लिए विकसित किया गया था, को इन मुकदमों में परिष्कृत किया गया और बाद में यह संयुक्त राष्ट्र तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक कार्यवाहियों के लिए आदर्श बन गई। मुख्य अभियोजक टेलफोर्ड टेलर ने आइंसात्सग्रुppen के 24 उच्च पदस्थ अधिकारियों के खिलाफ केस तैयार करने के लिए कानूनी विशेषज्ञों की एक टीम को एकत्र किया, जो कठिन परिस्थितियों में काम कर रही थी। अपराध यूरोप के दूरस्थ इलाकों में घटित हुए थे, अधिकांश पीड़ित मारे जा चुके थे और भौतिक साक्ष्य को एक्शन 1005 जैसे अभियानों द्वारा व्यवस्थित रूप से नष्ट कर दिया गया था। एक नाजी प्रयास जिसमें सामूहिक कब्रों से शवों को निकालकर जलाया गया ताकि अत्याचारों के प्रमाण छुपाए जा सकें। इस मुकदमे की कानूनी संरचना ने अंतर्राष्ट्रीय कानून में नए रास्ते खोले, जिनमें 3 श्रेणियों के आरोप शामिल थे: मानवता के खिलाफ अपराध, युद्ध अपराध और आपराधिक संगठनों की सदस्यता। अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि आरोपियों ने एक व्यवस्थित योजना के तहत हत्या की थी, जिसका उद्देश्य नस्लीय, धार्मिक और राजनीतिक पहचान के आधार पर पूरी आबादी को समाप्त करना था। एक ऐसा विचार जो बाद में 1948 की संयुक्त राष्ट्र की नरसंहार पर कन्वेंशन की परिभाषा को प्रभावित करेगा। मुख्य न्यायाधीश माइकल मूसमानो ने 3 अमेरिकी न्यायाधीशों के एक पैनल की अध्यक्षता की, जिन्होंने ऐसी प्रक्रियात्मक नियमों की स्थापना की जो अमेरिकी विधिशास्त्र और उभरते अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों के बीच संतुलन बनाते थे। ये मिसालें भविष्य के युद्ध अपराध न्यायाधिकरणों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेंगी, जिससे यह सुनिश्चित किया गया कि आरोपियों को उचित कानूनी प्रतिनिधित्व और प्रक्रिया के अधिकार प्राप्त हों। अभियोजन की रणनीति पारंपरिक आपराधिक प्रक्रियाओं से हटकर मुख्य रूप से दस्तावेजी प्रमाण पर केंद्रित थी, न कि गवाहों की गवाही पर। यह दृष्टिकोण इन अपराधों के पैमाने और प्रकृति के कारण आवश्यक था। टेलर ने मात्र 2 दिनों में अपना मामला प्रस्तुत किया, जिसमें 250 से अधिक कब्जाए गए जर्मन दस्तावेज पेश किए गए, जो निष्पादनों की संख्या को बारीकी से दर्ज करते थे। अपनी प्रारंभिक उद्घोषणा में उन्होंने कहा, यह इतिहास का सबसे बड़ा हत्या मुकदमा है। कटघरे में बैठे आरोपियों पर 10 लाख से अधिक मनुष्यों की हत्या का आरोप है। सबसे प्रभावशाली दस्तावेजी प्रमाण खुद आइंसात्सग्रुppen की ऑपरेशनल सिचुएशन रिपोर्ट से आया, जो अत्यधिक नौकरशाही सटीकता के साथ तैयार किए गए थे और नियमित रूप से बर्लिन भेजे जाते थे। ये रिपोर्टें ठंडी प्रशासनिक भाषा में प्रत्येक इकाई द्वारा की गई हत्याओं की संख्या का विवरण देती थीं और पीड़ितों को मात्र सांख्यिकीय श्रेणियों में वर्गीकृत करती थीं। आरोपियों द्वारा इन दस्तावेजों को खंडन नहीं किया जा सका, क्योंकि उन पर उनके हस्ताक्षर थे और उन्हें राइश के मुख्य सुरक्षा कार्यालय के अभिलेखों में संरक्षित किया गया था।
इन दस्तावेजों को फोटो सामग्री से और भी सशक्त बनाया गया, जिनमें से कई तस्वीरें खुद अपराधियों द्वारा स्मृति या आधिकारिक रिकॉर्ड के रूप में ली गई थीं, जो निष्पादन स्थलों में पीड़ितों और सामूहिक कब्रों में एकत्रित शवों को दर्शाती थीं। जब इन्हें अदालत कक्ष में प्रदर्शित किया गया तो इन चित्रों ने आरोपियों को उनके कृत्यों की निर्विवाद वास्तविकता से आमने सामने कर दिया। सोवियत और पोलिश जांच आयोगों द्वारा प्रस्तुत फोरेंसिक साक्ष्य ने निष्पादन की विधियों की वैज्ञानिक पुष्टि प्रदान की। चिकित्सकीय रिपोर्टों ने निकट दूरी से की गई गोलीबारी के स्वभाव को उजागर किया, जबकि सामूहिक कब्र स्थलों से प्राप्त मिट्टी के नमूनों में मिले कारतूस जर्मन सैन्य गोला बारूद से मेल खाते थे। इस प्रकार एक समग्र प्रमाणिक आधार बनाया गया जो आरोपियों को सुनियोजित सामूहिक हत्या से सीधे जोड़ता था। अंतर्राष्ट्रीय सैन्य न्यायाधिकरण के विपरीत, जहां नाजी नेता जैसे हरमन गोरिंग ने विनाश कार्यक्रम के बारे में जानकारी होने से इनकार किया, आइंसट्सग्रुppen के कई आरोपी हत्याओं को स्वीकार करते हुए विभिन्न औचित्य प्रस्तुत करते थे। ओटो ओहलेंडॉर्फ ने स्वीकार किया कि उनकी इकाई ने लगभग 90,000 लोगों को निष्पादित किया, लेकिन उन्होंने यह दावा किया कि वे आदेश का पालन कर रहे थे और ये हत्याएं जर्मनी की सुरक्षा के लिए एक निवारक उपाय थीं। एक विचलित कर देने वाली शांति के साथ उन्होंने यह भी समझाया कि बच्चों को इसलिए मारा गया ताकि वे बड़े होकर जर्मनी के प्रति बदला न लें। जर्मन गवाहों, जिनमें वेहरमाख्ट अधिकारी और स्थानीय प्रशासक शामिल थे, ने आइंसट्सग्रुppen और नियमित सैन्य इकाइयों के बीच समन्वय स्थापित किया। सैन्य खुफिया अधिकारियों ने उन बैठकों की गवाही दी जहां यहूदियों और राजनीतिक कमिसारों के संहार की योजना पर आक्रमण से पहले खुलेआम चर्चा हुई थी। बचे हुए लोगों की अपेक्षाकृत कम गवाहियों ने दस्तावेजी साक्ष्यों को एक अत्यंत महत्वपूर्ण मानवीय आयाम प्रदान किया। सोलोमन श्लीसेलमैन, जो यूक्रेन में एक सामूहिक निष्पादन से भाग निकले थे, ने बताया कि कैसे आइंसट्सग्रुppen व्यवस्थित रूप से पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को अलग करते थे, फिर पीड़ितों को कपड़े उतारने के लिए मजबूर करते और खाइयों के किनारे उन्हें गोली मार देते। उनकी पोशाक और कीमती वस्तुओं को इकट्ठा कर जर्मन जातीय लोगों में वितरित करने या राइश वापस भेजने के लिए रखते थे। रक्षा पक्ष की रणनीतियों ने नाजी विश्व दृष्टि की नैतिक और कानूनी दिवालियापन को उजागर किया। मुख्य रूप से उच्चाधिकारियों के आदेशों का हवाला देते हुए आरोपियों ने तर्क दिया कि वे हिटलर और हिमलर के निर्देशों का पालन करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य थे। अभियोजन पक्ष ने इस तर्क को व्यवस्थित रूप से खंडित कर दिया, यह स्थापित करते हुए कि ये अत्यधिक शिक्षित पेशेवर अपने आदेशों की आपराधिक प्रकृति को समझते थे और उनके क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण विवेक का प्रयोग करते थे। कुछ आरोपियों ने यह चिंताजनक दावा किया कि उन्होंने हत्याओं को मानवीय तरीके से लागू करने का प्रयास किया था, जो नाजी विचारधारा में निहित गहरे नैतिक पतन को उजागर करता है। अन्य ने जर्मन नागरिकों को पक्षपाती हमलों से बचाने या महामारी को रोकने जैसी काल्पनिक औचित्य प्रस्तुत किए, जो उनके स्वयं के दस्तावेजों में दर्ज स्पष्ट नस्लीय प्रेरणाओं का खंडन करते थे। जैसे जैसे मुकदमा आगे बढ़ा, आरोपियों के बीच की एकता टूट गई। कुछ ने अपनी व्यक्तिगत भूमिका को कम आंकते हुए दूसरों को फंसाने का प्रयास किया। यह विघटन अभियोजन पक्ष के मामले को और अधिक सशक्त बनाता गया, जिससे यह सिद्ध हुआ कि इन अत्याचारों में भागीदारी स्वैच्छिक थी। यह मुकदमा 9 अप्रैल 1948 को समाप्त हुआ, जो लगभग 7 महीनों की अवधि में 136 सत्रों में चला। इसने एक महत्वपूर्ण कानूनी मिसाल स्थापित की कि नागरिक आबादी के खिलाफ किए गए सामूहिक हत्याएं मानवता के विरुद्ध अपराध मानी जाएंगी, भले ही वे आदेशानुसार की गई हों, और यह सिद्ध किया कि होलोकॉस्ट की योजना को कार्यान्वित करने वाले व्यक्तियों की पहचान की जा सकती थी और उन्हें उनके कृत्यों के लिए कानूनी रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता था। फैसले और सजाएं। जब जल्लादों ने स्वयं का न्याय देखा, 10 अप्रैल 1948 को कार्यवाहियों की समाप्ति के बाद 3 न्यायाधीशों का पैनल शेष 22 आरोपियों के भाग्य पर विचार विमर्श के लिए पीछे हटा। लगभग 2 महीनों तक उन्होंने हजारों पृष्ठों की गवाहियां और दस्तावेजी साक्ष्य की समीक्षा की, ताकि प्रत्येक आरोपी की व्यक्तिगत दोषिता निर्धारित की जा सके, जिसे अभियोजक टेलरफोर्ड टेलर ने अभूतपूर्व पैमाने पर सामूहिक हत्या कहा था। विचार विमर्श के अंत में न्यायाधिकरण ने निर्णय सुनाए, जिनमें आरोपियों के आदेश पालन या सैन्य आवश्यकता के दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया गया। निर्णय में स्पष्ट रूप से कहा गया कि एक सैनिक एक विचारशील एजेंट होता है, कोई यंत्रवत प्राणी नहीं, और उससे यह अपेक्षा नहीं की जाती
कि वह स्पष्ट रूप से आपराधिक आदेशों पर एक मशीन की तरह प्रतिक्रिया दे। न्यायालय ने 14 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई फंदे से, 2 को आजीवन कारावास और 5 को 10 से 20 वर्षों की सजा दी। केवल एक आरोपी मथायस ग्राफ को समय पहले ही पूरा हो गया मानते हुए रिहा किया गया, क्योंकि उसका योगदान सीमित था और यह प्रमाण मिला कि उसने हत्याओं का विरोध किया था। यह सजाओं का वितरण न्यायालय द्वारा हर आरोपी की भूमिका, अधिकार और प्रत्यक्ष भागीदारी के सावधानीपूर्वक मूल्यांकन को दर्शाता है। फांसी की सजा पाने वालों में ओटो ओहलेंडॉर्फ शामिल था, जो आइंसात्सग्रुppe डी का कमांडर था और कम से कम 90,000 हत्याओं का जिम्मेदार था। पूरे मुकदमे के दौरान ओहलेंडॉर्फ ने एक भयावह संयम बनाए रखा और यहूदी महिलाओं और बच्चों की हत्या को जर्मनी की स्थायी सुरक्षा के लिए आवश्यक बताया। पॉल ब्लोबेल, जिसने सोंडरकोमांडो 4A का नेतृत्व किया और बाबी यार में लगभग 34,000 यहूदियों की 2 दिन में हत्या की निगरानी की, को भी मृत्युदंड मिला। विशेष रूप से उसके लिए आरोप गंभीर इसलिए भी थे क्योंकि बाद में वही एक्शन 1005 का प्रमुख बना, जो सामूहिक कब्रों को खोदकर शवों को जलाने की योजना थी, जो उसने स्वयं की गई हत्याओं की आपराधिक प्रकृति का मौन स्वीकार था। अन्य प्रमुख फांसी की सजाओं में अर्नस्ट बीबरस्टीन शामिल था, एक पूर्व प्रोटेस्टेंट पादरी जिसकी हत्यारे कमांडर में तब्दील होने की कहानी नाजी विचारधारा द्वारा लाए गए नैतिक पतन को दर्शाती है। वर्नर ब्राउने, कानून में डॉक्टरेट रखने वाला, सोंडरकोमांडो 11B का प्रमुख था और सिम्फेरोपोल में 11,000 यहूदियों की हत्या के लिए जिम्मेदार था। न्यायालय ने विशेष रूप से उल्लेख किया कि एक विधिशास्त्र विशेषज्ञ होने के नाते ब्राउने को अपनी कार्रवाइयों की आपराधिक प्रकृति का बखूबी ज्ञान था। सोंडरकोमांडो 4B के कमांडर वॉल्टर हेंश को पहले फांसी की सजा दी गई, लेकिन बाद में उसके सीधे भागीदारी के सबूतों में असंगतता पाए जाने पर सजा घटाकर 15 वर्ष की जेल कर दी गई। यह मामला न्यायालय की व्यक्तिगत दोषिता के मूल्यांकन की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसमें सामूहिक दंड नहीं दिया गया। हाइंज जोस्ट, जिसने संक्षिप्त समय के लिए आइंसात्सग्रुppe A का नेतृत्व किया था, को 10 वर्ष की सजा दी गई क्योंकि उसकी सेवा अवधि कम थी और उसने अपेक्षाकृत कम उग्रता के साथ संहारों को अंजाम दिया। ऑडोल्फ ओट, सोंडरकोमांडो 7B का प्रमुख, को फांसी की सजा मिली क्योंकि उसने बेलारूस में क्रूर तरीकों से हत्याओं की निगरानी की, जिनमें पीड़ितों को जिंदा जलाना शामिल था। सजा चरण में अमेरिकी कानूनी अधिकारियों के बीच सामूहिक हत्या के लिए उचित दंड को लेकर महत्वपूर्ण मतभेद सामने आए। कुछ सैन्य और कानूनी अधिकारी सभी दोषी आइंसात्सग्रुppen अधिकारियों को मृत्युदंड देने की वकालत करते थे, ये तर्क देते हुए कि अपराधों की प्रणालीगत प्रकृति अधिकतम सजा की मांग करती थी। अन्य अधिकारी, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून में एक वैध मिसाल स्थापित करने की चिंता कर रहे थे, व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारी और विशिष्ट कार्रवाइयों पर आधारित सजाएं देने की आवश्यकता पर जोर देते थे। सार्वजनिक प्रतिक्रियाएं इन निर्णयों पर राष्ट्रीय और राजनीतिक रेखाओं के अनुसार भिन्न थीं। अमेरिका में नूर्नबर्ग के मुख्य मुकदमे की तुलना में मीडिया कवरेज सीमित थी, लेकिन संपादकीय राय आमतौर पर इन सजाओं का समर्थन करती थीं, उन्हें अभूतपूर्व अपराधों के लिए उचित प्रतिक्रिया मानते हुए। दी न्यूयॉर्क टाइम्स ने इन निर्णयों को दयालुता के साथ किया गया न्याय कहा और यह नोट किया कि न्यायालय ने दोष की विभिन्न मात्राओं में स्पष्ट रूप से अंतर किया। जर्मनी में प्रतिक्रियाएं पीढ़ीगत और राजनीतिक आधारों पर विभाजित थीं। बहुत से वृद्ध जर्मनों, जो अब भी नाजी प्रचार से प्रभावित थे या राष्ट्रीय मिलीभगत का सामना करने से बचते थे, इन मुकदमों को विजेताओं का न्याय मानते थे। लेकिन उभरती हुई पीढ़ी ने कानूनी जिम्मेदारी की आवश्यकता को तेजी से स्वीकार किया। डेर स्पीगेल, एक प्रमुख जर्मन समाचार पत्रिका, ने आइंसात्सग्रुppen की कार्रवाइयों पर विस्तृत लेख प्रकाशित किए, जिससे नाजी अतीत से सार्वजनिक रूप से निपटने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिला। इजराइल और विश्व की यहूदी समुदायों में इन सजाओं को सामान्यतः अपर्याप्त माना गया क्योंकि अत्याचारों की भयावहता कहीं अधिक थी। कई होलोकॉस्ट जीवित बचे लोगों ने नाराजगी जताई कि कुछ अपराधियों को मृत्युदंड के बजाय जेल की सजा दी गई, जबकि अन्य अभियोजन से पूरी तरह बच निकले। राफेल लेम्किन, जिन्होंने नरसंहार शब्द गढ़ा था और इसे एक अंतर्राष्ट्रीय अपराध के रूप में मान्यता दिलाने की वकालत की थी, ने कहा कि ये सजाएं एक महत्वपूर्ण मिसाल तो थीं, लेकिन अधिकतम अपराधों के लिए न्यूनतम न्याय को दर्शाती थीं। सोवियत अधिकारियों ने इन मुकदमों की आलोचना की, उन्हें बहुत नरम बताया
और आइंसात्सग्रुppen के पूरे स्टाफ की संक्षिप्त फांसी की मांग की। यह रुख उन अपराधों के प्रति वास्तविक आक्रोश के साथ साथ राजनीतिक उद्देश्य को भी दर्शाता था। नाजी अत्याचारों पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्टालिन की अपनी दमनकारी मुहिमों से ध्यान भटकाना। सजाओं के बाद की घटनाओं ने शीत युद्ध के शुरुआती काल की जटिल राजनीतिक परिस्थितियों को उजागर किया। जैसे जैसे पश्चिमी सहयोगियों और सोवियत संघ के बीच तनाव बढ़ा, अमेरिकी अधिकारियों पर यह दबाव बढ़ा कि वे संभावित उपयोगी पूर्व शत्रुओं के प्रति उदारता दिखाएं। उच्चायुक्त जॉन जे मैक्लॉय ने 1950 में युद्ध अपराधियों की सजाओं की समीक्षा के लिए एक बोर्ड की स्थापना की, जिसमें आइंसात्सग्रुppen के मुकदमे में दोषी ठहराए गए लोग भी शामिल थे। इस समीक्षा के परिणाम स्वरूप कई सजाओं को कम कर दिया गया, मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदला गया और कुछ जेल की सजाएं भी घटा दी गईं। आइंसात्सग्रुppen मुकदमे की सजाओं ने एक महत्वपूर्ण विधिक सिद्धांत स्थापित किया कि राज्य प्राधिकरणों द्वारा संगठित सामूहिक हत्या अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत दंडनीय अपराध है, भले ही संप्रभुता की प्रतिरक्षा या सैन्य आवश्यकता का दावा किया गया हो। यह सिद्धांत बाद में अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के विकास और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना में निर्णायक रूप से प्रभावी सिद्ध हुआ। फिर भी इन सजाओं ने यह भी उजागर किया कि सामूहिक अत्याचारों के लिए न्याय की खोज में कानूनी सिद्धांत और राजनीतिक यथार्थ के बीच स्थायी तनाव बना रहता है। सजाओं का धीरे धीरे कम हो जाना, चाहे वह दंड में छूट के रूप में हो या समय से पहले रिहाई के रूप में, इस बात को दर्शाता है कि युद्धकाल की नैतिक स्पष्टता से शीत युद्ध युग की जटिल राजनीतिक गणनाओं में संक्रमण कितना कठिन था, जब पूर्व शत्रु नए विरोधियों के विरुद्ध संभावित सहयोगियों में बदलने लगे थे। निर्वासन के वास्तुकारों के लिए नियति की रस्सी निष्पादन। आइंसात्सग्रुppen के दोषी अधिकारियों के निष्पादन उनके अपराधों की न्यायिक प्रतिक्रिया का अंतिम अधिनियम थे। ये सजाएं लैंड्सबर्ग जेल में क्रियान्वित की गईं, जो नाजी इतिहास में गहरा प्रतीकात्मक महत्व रखती थी। यहीं 1924 में असफल बियर हॉल पुट्श के बाद ऑडोल्फ हिटलर को कैद किया गया था, और जहां उसने माइन काम्फ लिखा था, वह विचारधारा जिसने बाद में होलोकॉस्ट को जन्म दिया। अब यही जेल उस विचारधारा की सबसे चरम अभिव्यक्तियों को अंजाम देने वालों के अंत का स्थान बनी। संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना ने जेल परिसर के भीतर एक व्यायामशाला को निष्पादन कक्ष में परिवर्तित कर दिया था। इस स्थल में 3 फांसी मंच स्थापित किए गए थे, जो सैन्य मानकों के अनुसार बनाए गए थे। प्रत्येक में एक यांत्रिक रिलीज तंत्र से संचालित एक फंदे वाली ट्रैप डोर थी। सैन्य अधिकारियों ने यह निर्धारित किया था कि यह विधि यदि सही तरीके से लागू की जाए तो लंबी गला घोंटने वाली पीड़ा के बजाय गर्दन की हड्डी टूटने से त्वरित मृत्यु सुनिश्चित करेगी, जैसा कि कभी कभी नागरिक निष्पादनों में होता था। अपनी तयशुदा फांसी से कुछ दिन पहले दोषियों ने अपने आसन्न अंत के प्रति अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी। ऑटो ओहलेंडोर्फ ने वही दूरदर्शी संयम बनाए रखा जो उसने अपने मुकदमे के दौरान प्रदर्शित किया था। उसने जेल के मनोवैज्ञानिकों से कहा कि उसने केवल राज्य की नीति को लागू किया था और इतिहास अंततः उसके कार्यों को सही ठहराएगा। पॉल ब्लोबेल ने इसके विपरीत, जैसे जैसे निष्पादन करीब आता गया, बढ़ती बेचैनी दिखाई। जेल के रिकॉर्ड के अनुसार उसने नींद के लिए शामक दवाएं मांगी और एक लूथरन पादरी से कई बार मुलाकात की। ओहलेंडोर्फ से भिन्न ब्लोबेल ने अंततः अपने कार्यों की गंभीरता को कुछ हद तक स्वीकार किया, हालांकि उसने नैतिक जिम्मेदारी को पूरी तरह नहीं स्वीकारा। सौंडर कमांडो 11B के पूर्व कमांडर वर्नर ब्राउने ने शुरुआत में वही शांत व्यवहार बनाए रखा जो उसने पूरे मुकदमे के दौरान दिखाया था। कानून में डॉक्टरेट धारक होने के नाते उसने तर्क दिया था कि उसने नाजी राज्य की कानूनी सीमाओं के भीतर काम किया। फिर भी जैसे जैसे उसकी निष्पादन की घड़ी नजदीक आई, जेल के रिकॉर्ड में उसके मानसिक स्वास्थ्य में भारी गिरावट दर्ज की गई। पूर्व प्रोटेस्टेंट पादरी अर्नस्ट बीबरस्टीन, जिन्होंने आइंसात्स कमांडो 6 का नेतृत्व किया था, ने अपने अंतिम दिन जेल के पादरियों के साथ गहन आध्यात्मिक परामर्श में बिताए। अपनी धार्मिक पुकार को छोड़कर नाजी सुरक्षा तंत्र में शामिल हुए बीबरस्टीन अब आत्मिक मेल मिलाप की तलाश में थे। जेल रिकॉर्ड के अनुसार उन्होंने अपनी फांसी की पूर्व संध्या पर सामूहिक भोज ग्रहण किया और धार्मिक ग्रंथों को अपने परिवार को भेजने का अनुरोध किया। फिर भी अपनी अंतिम घोषणा में उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को कमतर दर्शाया और खुद को मेरे नियंत्रण से बाहर की शक्तियों में फंसे
एक मामूली सहभागी बताया। निष्पादन 7 जून 1951 की सुबह की पहली घड़ी में शुरू हुए और अगले 2 दिनों तक एक व्यवस्थित अनुक्रम में जारी रहे। सैन्य नियमों के अनुसार दोषियों को निर्धारित समय से लगभग 2 घंटे पहले जगाया जाता था। जेल द्वारा प्रदान किए गए साधारण कपड़े पहनने की अनुमति दी जाती थी और अंतिम इच्छा पर एक भोजन प्रस्तावित किया जाता था। अधिकांश ने विस्तृत भोजन ठुकरा दिया और केवल कॉफी व सिगरेट मांगी। प्रत्येक व्यक्ति को अंतिम घोषणा लिखने और यदि इच्छा हो तो धार्मिक परामर्श प्राप्त करने की अनुमति थी। निष्पादन की प्रक्रिया एक कठोर सैन्य प्रोटोकॉल का पालन करती थी। निर्धारित समय पर प्रत्येक दोषी को सैन्य पुलिस द्वारा निष्पादन कक्ष में ले जाया जाता था। उस कक्ष में जेल अधीक्षक, एक सैन्य चिकित्सक, यदि अनुरोध किया गया हो तो एक पादरी और आधिकारिक गवाह उपस्थित होते थे। इनमें OMGUS, ऑफिस ऑफ मिलिट्री गवर्नमेंट फॉर जर्मनी के कानूनी प्रतिनिधि और मान्यता प्राप्त प्रकाशनों के पत्रकार शामिल थे। औपचारिक रूप से निर्णय और सजा का वाचन निष्पादन से पूर्व अंतिम आधिकारिक कार्य होता था। निष्पादन की शारीरिक प्रक्रिया तकनीकी विनिर्देशों का सटीक पालन करती थी। दोषी को ट्रैपडोर के ऊपर खड़ा किया जाता था और उसके पैरों को आंशिक रूप से बांधा जाता था ताकि कोई संघर्ष न हो। जल्लाद दोषी के सिर पर काली टोपी चढ़ाता था, फिर फांसी की रस्सी को उसकी गर्दन के किनारे उचित स्थान पर कसता था। जेल अधीक्षक के संकेत पर यांत्रिक ट्रिगर सक्रिय किया जाता और ट्रैपडोर खुल जाती। सैन्य चिकित्सक मृत्यु की पुष्टि करता, जो आमतौर पर गर्दन की हड्डी टूटने और दम घुटने के संयुक्त प्रभाव से कुछ ही मिनटों में हो जाती। ऑटो ओहलेंडोर्फ पहले निष्पादित होने वालों में से एक था। समकालीन रिपोर्टों के अनुसार उसने अंतिम क्षण तक संयम बनाए रखा और जब उससे उसका नाम पूछा गया तो केवल औपचारिक रूप से वही बताया, इसके अलावा कोई बयान नहीं दिया। उपस्थित चिकित्सक ने दर्ज किया कि गिरने के 4 मिनट के भीतर मृत्यु हो गई और किसी दीर्घ पीड़ा के कोई संकेत नहीं थे। पॉल ब्लोबेल को इसके विपरीत फांसी मंच पर शारीरिक रूप से सहारा देना पड़ा, क्योंकि अत्यधिक चिंता के कारण वह अपने शरीर पर नियंत्रण खो चुका था। उसने कोई स्पष्ट अंतिम बयान नहीं दिया, हालांकि गवाहों ने बताया कि वह बार बार जर्मन में कुछ बुदबुदा रहा था। वर्नर ब्राउने ने आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार अपनी बेगुनाही की घोषणा करता हुआ एक तैयार बयान पढ़ने का प्रयास किया, लेकिन जेल अधिकारियों ने उसे रोक दिया क्योंकि उसमें व्यक्तिगत अभिव्यक्ति के बजाय राजनीतिक वक्तव्य थे। उसकी फांसी मानक प्रोटोकॉल के अनुसार की गई और 5 मिनट में मृत्यु की पुष्टि हुई। अर्नस्ट बीबरस्टीन ने अनुरोध किया कि एक लूथरन पादरी उसे फांसी तक साथ दे और यह अनुरोध स्वीकार किया गया। उसने कोई अंतिम बयान नहीं दिया, लेकिन टोपी पहनाए जाने से पहले पादरी की ओर सिर हिलाया। चिकित्सकीय रिकॉर्ड के अनुसार गिरने के 3 मिनट के भीतर मृत्यु हो गई। निष्पादित किए गए व्यक्तियों के शवों को युद्ध अपराधियों के अवशेषों के निपटान से संबंधित सैन्य विनियमों के अनुसार संसाधित किया गया। आधिकारिक नीति के अनुसार शवों को परिवारों को नहीं लौटाया गया, बल्कि जेल परिसर के भीतर गुमनाम कब्रों में दफनाया गया। यह नीति, जो कई जर्मन नागरिकों के बीच विवादास्पद रही, का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि ये दफन स्थल नवनाजी स्मृति स्थलों में न बदल जाएं। कब्रों के सटीक स्थान सैन्य गोपनीय दस्तावेजों में दर्ज किए गए, लेकिन उन्हें सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं किया गया। निष्पादनों के आधिकारिक गवाहों में अमेरिकी सैन्य सरकार के प्रतिनिधि, उन मुकदमों में भाग लेने वाला कानूनी स्टाफ और अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के चयनित प्रकाशनों के पत्रकार शामिल थे। उनके विवरण सैन्य सेंसरशिप की सीमाओं के भीतर प्रकाशित जनता को ऐसी सैनिटाइज की गई व्याख्याएं प्रदान करते थे जो विशिष्ट शारीरिक प्रक्रियाओं के विवरण के बजाय प्रक्रियात्मक शुद्धता और गंभीरता पर जोर देती थीं। द न्यूयॉर्क टाइम्स के संवाददाता ने रिपोर्ट किया, न्याय, जो लंबे समय से विलंबित था लेकिन अंततः प्रदान किया गया, आज लैंड्सबर्ग जेल में क्रियान्वित किया गया, जब सामूहिक हत्या के वास्तुकारों को वही नियति मिली जो उन्होंने अनगिनत निर्दोष पीड़ितों पर थोप दी थी। सैन्य अधिकारियों ने सुनिश्चित किया कि प्रक्रियाएं वैध निष्पादन की गरिमा और पेशेवर तरीके से संचालित हों, न कि प्रतिशोधात्मक कृत्य की तरह। संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के मीडिया में इन निष्पादनों की कवरेज अपेक्षाकृत सीमित रही, जो आइंसात्सग्रपन मुकदमे की सार्वजनिक प्रोफाइल की तुलनात्मक रूप से कम दृश्यता और नाजी युद्ध अपराध मुकदमों के प्रति बढ़ती सार्वजनिक थकान को दर्शाती है, क्योंकि ध्यान धीरे धीरे शीत युद्ध की चिंताओं की ओर स्थानांतरित हो रहा था। जर्मनी में
कवरेज अधिक व्यापक थी लेकिन सावधानीपूर्वक ढांचे में रखी गई थी, जहां डेर स्पीगेल जैसी पत्रिकाओं ने भावनात्मक या नैतिक आयामों की बजाय कानूनी महत्व पर केंद्रित रिपोर्टें प्रकाशित कीं। इसके विपरीत सोवियत प्रकाशनों ने विस्तारपूर्वक विवरण प्रस्तुत किए जो आइंसात्सग्रुppen के अभियानों की क्रूरता को उजागर करते थे और इन निष्पादनों को इतनी भयावहता वाले अपराधों के लिए अपर्याप्त दंड के रूप में चित्रित करते थे। प्रावदा ने इन कार्यवाहियों को उन फांसीवादी कसाईयों के लिए न्यूनतम न्याय बताया जिन्होंने हमारे नागरिकों के रक्त से सोवियत भूमि को भिगो दिया, और पश्चिमी अधिकारियों की आलोचना की कि उन्होंने सजाओं को लागू करने में देरी की और मृत्युदंडों को कारावास में परिवर्तित किया। लैंड्सबर्ग में निष्पादन होलोकॉस्ट के अपराधियों पर प्रतिशोधात्मक न्याय के सबसे प्रत्यक्ष रूप का प्रतिनिधित्व करते थे। उन कई जनसंहार योजनाकारों के विपरीत जो आत्महत्या, भागने या सहानुभूति रखने वाले शासन की रक्षा के माध्यम से न्याय से बच निकले, इन कमांडरों ने अपने कार्यों के लिए कानूनी रूप से स्वीकृत परिणाम का सामना किया। फिर भी ये निष्पादन सामूहिक अत्याचारों के प्रति न्यायिक प्रतिक्रियाओं की सीमाओं को भी उजागर करते थे। कोई भी दंड, चाहे वह कितना भी उचित क्यों न हो, पीड़ितों को वापस नहीं ला सकता था या उनके योजनाबद्ध संहार से उत्पन्न नैतिक विघटन की पूर्णतः भरपाई नहीं कर सकता था। न्याय की विरासत, क्या सजा अपराध की छाया मात्र थी? लैंड्सबर्ग जेल में हुए निष्पादन होलोकॉस्ट के प्रति कानूनी प्रतिक्रिया का एक महत्वपूर्ण अध्याय बंद करते हैं, लेकिन वे ऐसे स्थायी प्रश्न भी खोलते हैं जो यह पूछते हैं कि क्या पारंपरिक न्याय प्रणाली अभूतपूर्व पैमाने और प्रणालीगत प्रकृति वाले अपराधों के समक्ष पर्याप्त हो सकती है। आइंसात्सग्रुppen के मुकदमों और दंडों ने एक ओर जहां महत्वपूर्ण कानूनी मिसालें स्थापित कीं, वहीं यह भी उजागर किया कि नरसंहार जैसे अपराधों के लिए प्रतिशोधात्मक न्याय की कुछ अंतर्निहित सीमाएं होती हैं। आइंसात्सग्रुppen मुकदमे का तत्काल व्यावहारिक प्रभाव यह था कि राज्य प्राधिकरण के अधीन किए गए सामूहिक अत्याचारों के लिए व्यक्तिगत आपराधिक उत्तरदायित्व की स्थापना हुई। जज मूसमानो की यह धारणा कि एक सैनिक की आज्ञा पालन स्वचालित नहीं होता बल्कि विवेकपूर्ण होता है, सैनिक कोई यंत्र नहीं है, यह तर्क उच्च अधिकारियों के आदेशों की रक्षा को खारिज करता है और इसे बाद के अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून में शामिल किया गया, विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के रोम संविधि में। मुकदमे ने यह स्पष्ट किया कि सुनियोजित हत्या में भागीदारी, भले ही वह राज्य नीति द्वारा स्वीकृत हो, दंडनीय आपराधिक आचरण होती है। मुकदमे की साक्ष्य पद्धति, जो मुख्य रूप से पीड़ितों की गवाही के बजाय अपराधियों द्वारा बनाए गए दस्तावेजों पर निर्भर थी, ने अत्याचार अपराधों की सुनवाई के लिए एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण स्थापित किया। आइंसात्सग्रुppen की रिपोर्टों ने, जिनमें पीड़ितों की संख्या और वर्गीकरण का सावधानीपूर्वक लेखा जोखा था, निर्णायक साक्ष्य प्रदान किए और यह सिद्ध किया कि नरसंहार, जो स्वभावतः गवाहों को मिटाने का प्रयास करता है, के लिए दोष सिद्ध करने हेतु वैकल्पिक साक्ष्य की आवश्यकता होती है। फिर भी अपराधों के पैमाने की तुलना में लैंड्सबर्ग में दी गई सजाएं अधूरी प्रतिक्रिया थीं। लगभग 3000 पुरुषों ने आइंसात्सग्रुppen में सेवा दी थी, लेकिन अमेरिकी क्षेत्र में केवल 24 पर आरोप लगाए गए और अंततः केवल 14 को फांसी दी गई। अधिकांश प्रत्यक्ष अपराधी अभियोजन से बचे रहे, यहां तक कि वे भी जिन्होंने सैकड़ों या हजारों लोगों को व्यक्तिगत रूप से मारा। अपराध की सार्वभौमिक प्रकृति और सीमित दंड की यह विषमता युद्धोत्तर न्याय में एक मौलिक तनाव को उजागर करती है। एक विशाल संहार तंत्र में प्रत्येक सहभागी को न्याय के कटघरे में लाना व्यावहारिक रूप से असंभव था। होलोकॉस्ट से बचे लोग और यहूदी संगठन इन निष्पादनों को लेकर मिश्रित प्रतिक्रियाएं रखते थे। बहुतों के लिए ये दंड यद्यपि प्रतीकात्मक रूप से महत्वपूर्ण थे, फिर भी लाखों पीड़ितों के लिए अनुपातहीन प्रतीत हुए। अमेरिकी यहूदी नेता रब्बी स्टीफन वाइज ने कहा, यह निष्पादन पूर्ण न्याय नहीं बल्कि केवल उसका प्रारंभ है। लैंड्सबर्ग में फांसी पर चढ़े हर व्यक्ति के बदले आज जर्मनी में ऐसे हजार लोग स्वतंत्र घूम रहे हैं जिन्होंने उन्हीं अपराधों में भाग लिया। साइमन विजेंथल, जिन्होंने अपना जीवन नाजी युद्ध अपराधियों की खोज में समर्पित किया, ने निष्पादनों को प्रतीकात्मक रूप से महत्वपूर्ण लेकिन व्यावहारिक रूप से अपर्याप्त माना। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा, ओहलेंडोर्फ और उसके साथियों को फांसी दिए जाना यह दर्शाता है कि कुछ हद तक जवाबदेही संभव है, लेकिन यह भी उजागर करता है कि कितने अन्य सजा से बच निकले।
हर एक निष्पादित कमांडर के लिए दर्जनों समान रूप से दोषी अधिकारी कभी अभियुक्त तक नहीं बने। नवगठित इजरायली राज्य के लिए आइंसट्सग्रपन का मुकदमा होलोकॉस्ट के अपराधियों से न्यायिक रूप से निपटने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पूर्ववर्ती था। इजरायली कानूनी विचारकों ने नूर्नबर्ग की कार्यवाहियों का गहन अध्ययन किया जब उन्होंने 1950 का नाजी और नाजी सहयोगियों को दंडित करने वाला कानून तैयार किया, जो बाद में एडोल्फ आइकमैन के मुकदमे की कानूनी नींव बना। आइंसट्सग्रपन के नेताओं को दी गई फांसी यह स्थापित करती थी कि राज्य प्राधिकरण द्वारा किए गए सामूहिक हत्याएं संप्रभु प्रतिरक्षा के दावों से परे जाकर दंडनीय अपराध हैं, एक सिद्धांत जो इजराइल की आइकमैन पर क्षेत्राधिकार की पुष्टि का मूल था। शीत युद्ध की प्रारंभिक राजनीति ने इन निष्पादनों के दीर्घकालिक प्रभाव को गहराई से प्रभावित किया। जैसे जैसे पश्चिमी शक्तियों और सोवियत संघ के बीच तनाव बढ़ा, जर्मनी को साम्यवाद के विरुद्ध एक गढ़ के रूप में पुनर्निर्माण की रणनीतिक आवश्यकता नाजी अपराधों को लेकर चिंता पर हावी होती गई। इस बदलाव का प्रकटीकरण जॉन जे मैक्क्लॉय द्वारा 1950 में सजाओं की पुनरीक्षा में हुआ, जिसने कई नाजी युद्ध अपराधियों की फांसी को आजीवन कारावास में बदल दिया और कुछ को समय से पहले रिहा भी कर दिया। विडंबनापूर्ण रूप से जैसे जैसे अपराधियों को दंडित करने का प्रत्यक्ष प्रयास कम हुआ, आइंसट्सग्रपन के मुकदमे का ऐतिहासिक और शैक्षिक महत्व बढ़ता गया। मुकदमे के रिकॉर्ड लगभग 2,53,000 पृष्ठों के दस्तावेज इतिहासकारों के लिए होलोकॉस्ट के संचालनात्मक कार्यान्वयन को समझने के लिए आवश्यक प्राथमिक स्रोत बन गए। राउल हिलबर्ग जैसे विद्वानों की कृतियां इन दस्तावेजों पर आधारित थीं, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि होलोकॉस्ट कोई वैचारिक अमूर्तता नहीं थी, बल्कि यह विशिष्ट निर्णय लेने वाले पहचाने जा सकने वाले व्यक्तियों द्वारा अंजाम दिया गया एक ठोस कार्य था। आइंसट्सग्रपन और उनके दंड की सार्वजनिक स्मृति दशकों के भीतर काफी बदल गई। युद्धोत्तर जर्मनी में शुरुआती काल में समाज ने व्यवस्थित संहार इकाइयों के विशेष अपराधों का सामना करने से कतराया और नाजी आपराधिकता को अधिक सामान्यकृत रूप में स्वीकार किया। इतिहासकार टोनी जर्ट ने इस काल को संज्ञानी भूल की नीति बताया, जहां समाज ने नैतिक पतन के हालिया अतीत से पूरी तरह निपटे बिना पुनर्निर्माण की ओर कदम बढ़ाए। यह हिचकिचाहट 1960 के दशक में बदलने लगी, विशेषकर यरूशलेम में आइकमैन के मुकदमे के बाद, जिसने होलोकॉस्ट के कार्यान्वयन तंत्र की ओर फिर से ध्यान आकर्षित किया। फ्रैंकफर्ट में ऑश्विट्ज के मुकदमे 1963 से 1965 ने यह और स्पष्ट किया कि नाजी अपराधों के लिए न्याय की खोज अभी जारी है। इन कार्यवाहियों ने आइंसट्सग्रपन के मामले में स्थापित कानूनी मिसालों का विशेष रूप से उपयोग किया, विशेष रूप से यह मान्यता देने में कि राज्य प्राधिकरण के आदेशों के बावजूद योजनाबद्ध हत्या में भागीदारी भी आपराधिक होती है। 1980 के दशक तक जैसे जैसे जर्मन और अंतर्राष्ट्रीय संदर्भों में होलोकॉस्ट के प्रति जागरूकता बढ़ी, आइंसट्सग्रपन के अभियानों को शैक्षणिक और सार्वजनिक जगत में नया ध्यान मिला। क्रिस्टोफर ब्राउनिंग की पुस्तक हमें कॉमन्स 1992 और डैनियल जोना गोल्डहेगन की हिटलर के स्वेच्छा से मारने वाले जल्लाद 1996 ने सीधे अपराधियों की प्रेरणाओं पर आधारित एक गहन बहस को जन्म दिया। ये कृतियां आइंसट्सग्रपन मुकदमे में प्रस्तुत साक्ष्यों पर आधारित थीं और बड़े पैमाने पर हिंसा के तंत्र में व्यक्तिगत भूमिका की अधिक सूक्ष्म समझ को सामने लाईं, जो प्राधिकार पालन की सरलीकृत व्याख्याओं को चुनौती देती थीं। 1991 में सोवियत संघ के विघटन ने पश्चिमी शोधकर्ताओं को उन अभिलेखों और भौतिक स्थलों तक पहुंच प्रदान की जो पहले उनके लिए निषिद्ध थे। लिथुआनिया, यूक्रेन, बेलारूस और अन्य पूर्व सोवियत गणराज्यों में इतिहास आयोगों ने नई जांचें शुरू की, जिससे कई अज्ञात नरसंहार स्थलों की पहचान और अधिक सटीक पीड़ित आंकड़े सामने आए। इस शोध से यह खुलासा हुआ कि आइंसट्सग्रपन की गतिविधियां पहले सोचे गए स्तर से कहीं अधिक व्यापक थीं, जिससे सजा की सीमितता और अपराध की व्यापकता के बीच की खाई और गहरी हो गई। 1993 में पूर्व युगोस्लाविया और 1994 में रवांडा के लिए स्थापित अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरणों ICTY और ICTR ने आइंसट्सग्रपन मुकदमे में स्थापित कानूनी मिसालों को अपनाया। कमांड जिम्मेदारी की अवधारणा कि सैन्य और राजनीतिक नेता अपने अधीनस्थों द्वारा किए गए अत्याचारों के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं, सीधे नूर्नबर्ग से आई।
ICTY द्वारा रेडिस्लाव क्रस्टिक पर स्रेब्रेनिका नरसंहार के लिए लाए गए अभियोग में आइंसट्सग्रुppen मामले की कानूनी दलीलों का स्पष्ट उल्लेख था, विशेष रूप से पहचान आधारित नागरिक लक्ष्यों की आपराधिक प्रकृति के संबंध में। 1998 का रोम संविधि, जिसने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC की स्थापना की, आइंसट्सग्रुppen कार्यवाहियों में प्रतिपादित कई सिद्धांतों को शामिल करता है। इसका अनुच्छेद 33 विशेष रूप से उच्चाधिकारियों के आदेश को मानवता के खिलाफ अपराधों में एक वैध रक्षा के रूप में सीमित करता है। यह जज मूस मानो द्वारा 1948 में इसी तर्क को खारिज करने का स्पष्ट प्रतिबिंब है। मानवता के खिलाफ अपराधों की ICC परिभाषा नूर्नबर्ग कार्यवाहियों में विकसित कानूनी अवधारणाओं पर आधारित है। आइंसट्सग्रुppen नेताओं के निष्पादन से वास्तव में न्याय हुआ या नहीं, इस पर कई कानूनी विद्वानों, नैतिक चिंतकों, बचे लोगों और इतिहासकारों के बीच भिन्न मत हैं। हन्ना अरेंट ने ऑडोल्फ आइकमैन के मुकदमे पर चिंतन करते हुए लिखा, इन अपराधों के लिए कोई भी दंड पर्याप्त नहीं हो सकता है कि गोरिंग को फांसी देना आवश्यक हो, लेकिन यह पूरी तरह अपर्याप्त है। उनके अनुसार इस अपराधिता का स्तर परंपरागत कानूनी ढांचों को तोड़ देता है। कानूनी दार्शनिक HLA हार्ट ने कहा कि इन निष्पादनों ने प्रतिशोधात्मक न्याय को पूरा किया क्योंकि उन्होंने सबसे जिम्मेदार अपराधियों पर अधिकतम दंड लागू किया, जबकि यह भी स्वीकार किया कि कोई भी दंड उस पीड़ा के अनुपात में नहीं हो सकता जो दी गई। इसके विपरीत कार्ल जैस्पर्स ने यह प्रश्न उठाया कि क्या परंपरागत कानूनी श्रेणियां ऐसे अपराधों से सार्थक रूप से निपट सकती हैं, यह कहते हुए कि कानूनी कार्यवाहियां अज्ञेय से एक सतत टकराव का प्रतीकात्मक रूप मात्र हो सकती हैं। होलोकॉस्ट से बचे नोबेल पुरस्कार विजेता एली विजल ने इन निष्पादनों पर मिश्रित भावनाएं व्यक्त की। न्याय आवश्यक था, लेकिन कोई भी न्याय कभी पर्याप्त नहीं हो सकता। मृतकों से बदला नहीं लिया जा सकता, केवल उन्हें याद किया जा सकता है। यह दृष्टिकोण स्वीकार करता है कि नरसंहार एक नैतिक गर्त उत्पन्न करता है जिसे कोई भी दंड भर नहीं सकता। फिर भी कई बचे लोगों के लिए अपराधियों को जवाबदेह ठहराते देखना एक प्रकार की पुष्टि लेकर आया। 1980 और 1990 के दशकों में जब होलोकॉस्ट स्मरण में जीवित गवाहियां केंद्रीय हो गईं, कई लोगों ने कहा कि मुकदमों और निष्पादनों का प्रतीकात्मक महत्व अपराधियों को दंडित करने में नहीं, बल्कि पीड़ित अनुभवों की वास्तविकता और आपराधिकता को औपचारिक रूप से मान्यता देने में था। इतिहासकारों ने आइंसट्सग्रुppen मुकदमे और निष्पादनों को संक्रमणकालीन न्याय के व्यापक संदर्भ में आकलित करना शुरू किया है, वह प्रक्रिया जिसके तहत समाज व्यापक मानवाधिकार उल्लंघनों की विरासत से निपटते हैं। इस मानक के अनुसार यह कार्यवाहियां आंशिक रूप से सफल थीं। उन्होंने नरसंहार के लिए कानूनी जिम्मेदारी स्थापित की, अत्याचारों का दस्तावेजी रिकॉर्ड तैयार किया और कुछ प्रमुख अपराधियों को दंडित किया। फिर भी उन्होंने यह भी उजागर किया कि आपराधिक न्याय प्रणाली सामूहिक अत्याचारों का समुचित उत्तर देने में असमर्थ है, विशेषकर वे सामाजिक और संरचनात्मक स्थितियां जिन्हें यह अपराध संभव बनाते हैं। आइंसट्सग्रुppen मामलों में न्याय की अपूर्ण प्रकृति तब और स्पष्ट हो गई जब बाद की शोधों से यह पता चला कि कितने अपराधी दंड से बच निकले। इतिहासकार डेबोरा लिपस्टेड ने लिखा, हर ओहलेंडोर्फ के लिए जिसे फांसी दी गई, सैकड़ों गोली चलाने वाले, ड्राइवर, अभिलेखपाल और सामूहिक हत्या के अन्य अनिवार्य सहभागी युद्धोत्तर जर्मनी में सामान्य जीवन जीते रहे, अक्सर पेशेवर रूप से सफल भी हुए। यह असमानता यह दर्शाती है कि अत्याचारों के बाद न्याय आवश्यक रूप से चयनात्मक होता है, जहां सीमित संसाधन और राजनीतिक बाधाएं व्यापक जवाबदेही को असंभव बनाती हैं। 21वीं सदी की शुरुआत में आइंसट्सग्रुppen के अपराधों के लिए न्याय की प्रासंगिकता फिर से सामने आई जॉन डेमियान्युक के मुकदमे के माध्यम से, एक यूक्रेनी जिसने सोबिबोर विनाश शिविर में गार्ड के रूप में कार्य किया था। 2011 में जर्मनी में डेमियान्युक की सजा के पीछे जो कानूनी सिद्धांत था कि नरसंहार तंत्र में भागीदारी भले ही विशिष्ट कृत्य न किए गए हों, आपराधिक संलिप्तता मानी जाती है, आइंसट्सग्रुppen मुकदमे में स्थापित सिद्धांतों पर आधारित था। यह मुकदमा जो मूल कार्यवाहियों के 60 वर्ष बाद हुआ, यह दर्शाता है कि नूर्नबर्ग में स्थापित कानूनी मानकों की प्रासंगिकता आज भी जीवित है। आइंसट्सग्रुppen नेताओं के निष्पादन को अत्याचारों के बाद के वैकल्पिक न्याय दृष्टिकोणों के संदर्भ में भी समझा जाना चाहिए। सत्य आयोग,
मुआवजा योजनाएं, संस्थागत सुधार और स्मृति संवर्धन के प्रयास ऐसे पूरक तंत्र बन गए हैं जो बड़े पैमाने पर हिंसा के विभिन्न आयामों को संबोधित करते हैं। जहां नूर्नबर्ग मॉडल व्यक्तिगत दंड के माध्यम से प्रतिशोधात्मक न्याय पर केंद्रित था, वहीं ये वैकल्पिक दृष्टिकोण पुनर्स्थापनात्मक न्याय, संस्थागत परिवर्तन और सामूहिक स्मृति को केंद्र में रखते हैं। समकालीन संक्रमणकालीन न्याय सिद्धांत यह सुझाता है कि एक व्यापक जवाबदेही केवल आपराधिक प्रक्रियाओं पर निर्भर न होकर कई पूरक विधियों से प्राप्त की जा सकती है। आइंसात्सग्रुppen के मुकदमे का ऐतिहासिक महत्व लगाए गए दंडों से कहीं आगे जाता है। इन कार्यवाहियों ने यह स्थापित किया कि राज्य प्राधिकरण द्वारा संगठित सामूहिक हत्या अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत दंडनीय अपराध है, एक ऐसा सिद्धांत जिसने धीरे धीरे, यद्यपि असमान रूप से, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को रूपांतरित किया है। यद्यपि नरसंहार और मानवता के विरुद्ध अपराध आज भी होते हैं, लेकिन नूर्नबर्ग में स्थापित कानूनी ढांचा राज्य प्रायोजित अत्याचारों की दंड मुक्ति की धारणा को कमजोर कर चुका है, जिससे कानूनी तंत्र और नैतिक अपेक्षाओं की रचना हुई है। आइंसात्सग्रुppen की पीड़ित आबादी पूर्वी यूरोप में लगभग 1.3 मिलियन पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की हत्या के लिए लैंड्सबर्ग में हुए निष्पादन न तो पुनर्स्थापना प्रदान कर सकते थे और न ही उनके कष्टों की पर्याप्त स्वीकृति। फिर भी इन फांसियों से पूर्व हुए मुकदमे ने यह सुनिश्चित किया कि उनकी मृत्यु को युद्ध की कोलैटरल क्षति नहीं, बल्कि मान्यता योग्य अपराध के रूप में ऐतिहासिक स्मृति में दर्ज किया जाए। इस कार्यवाही द्वारा निर्मित दस्तावेजी रिकॉर्ड ने उनके अनुभवों को भविष्य की नकारात्मकता या कम करके आंकने के प्रयासों से सुरक्षित रखा। आज आइंसात्सग्रुppen की पीड़ितों की सामूहिक कब्रें पूरे पूर्वी यूरोप में स्मारकों से चिह्नित हैं, बाल्टिक राज्यों से लेकर काकेशस तक। बाबी यार, पानेरियाई और सैकड़ों अन्य स्थलों पर बने स्मारक और संग्रहालय न केवल मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, बल्कि आगंतुकों को उनके योजनाबद्ध वध की प्रणालीगत प्रकृति से परिचित भी कराते हैं। ये स्मारक न्याय का एक अन्य रूप प्रस्तुत करते हैं, सत्य और स्मृति के प्रति एक प्रतिबद्धता जो केवल दंड की बजाय ऐतिहासिक आघात के सामाजिक सांस्कृतिक आयामों को संबोधित करती है। 1951 में आइंसात्सग्रुppen नेताओं के निष्पादन ने एक विशिष्ट कानूनी प्रक्रिया का समापन किया, लेकिन साथ ही एक सतत नैतिक और ऐतिहासिक अन्वेषण का आरंभ भी किया। लैंड्सबर्ग में दी गई सीमित सजाएं, यद्यपि संबंधित व्यक्तियों के लिए उचित थीं, 1 मिलियन से अधिक व्यक्तियों की योजनाबद्ध हत्या में संलिप्त व्यापक आपराधिकता को समग्र रूप से संबोधित नहीं कर सकती थी। फिर भी इन कार्यवाहियों द्वारा स्थापित सिद्धांत कि नरसंहार राज्य स्वीकृति के बावजूद दंडनीय अपराध है, कि व्यक्तियों को प्रणालीगत अत्याचारों में भागीदारी के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है और कि कानूनी प्रणालियों को नैतिक सीमाएं पार करने वाले अपराधों के लिए विकसित होना चाहिए, आज भी अंतर्राष्ट्रीय कानून और सामूहिक स्मृति को आकार दे रहे हैं। मूल प्रश्न, क्या सजा अपराध के अनुकूल थी, का कोई सरल उत्तर नहीं है। नरसंहार के लिए न्याय आज भी एक लक्ष्य है, उपलब्धि नहीं, एक प्रक्रिया, कोई निष्कर्ष नहीं। लैंड्सबर्ग में हुए निष्पादन पूर्ण न्याय नहीं, बल्कि न्याय की शुरुआत का प्रतीक थे। एक ऐसा प्रयास जो आज भी जारी है और जो हमें यह प्रेरणा देता है कि कानूनी, नैतिक और संस्थागत प्रतिक्रियाएं उन अपराधों के अनुरूप विकसित की जाएं जो हमारी समझ की सीमाओं को चुनौती देते हैं। इस अर्थ में आइंसात्सग्रुppen के मुकदमे और दंड की विरासत उनकी समाप्ति में नहीं, बल्कि उस सतत उत्तरदायित्व में निहित है, याद रखने, समझने और भविष्य में राज्य प्रायोजित नरसंहार की पुनरावृत्ति को रोकने की नैतिक और सामाजिक प्रतिबद्धता में।